नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का पुनः मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का मैं फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर से हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में मैं प्रत्येक दिन एक कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो बनाता हूं और नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो को डालता हूं और आपको आपके सामने से लाता हूं। फिर से मैं आज साइटोलॉजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए से मैं फिर आज एक नए टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, जिसका आज मैं दिखा रहा हूं आपको कि क्या किस टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूं। आज मैं केंद्रक, बेसिकली न्यूक्लियस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक, आज मैं केंद्रक के ऊपर बात करूंगा। सही है कि केंद्रक है क्या। केंद्रक आप देखेंगे गोलाकार या मान लीजिए अंडाकार संरचना होती है और मुख्यतः कोशिका के अंदर मध्य भाग में स्थित रहता है। कोशिका के अंदर मध्य भाग में स्थित रहता है। सही है। और प्रायः देखिएगा केंद्रक के अंदर जो है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन या मान लीजिए क्रोमेटिन का जाल बिछा रहता है। सही है। यह जाल जो है अनुवांशिक संरचनाओं को, जो अनुवांशिक संरचना के रूप में डीएनए रहता है, तो उस डीएनए पदार्थ को मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। सही है। तो अगर देखा जाए तो सेल को मतलब सेल का जो मतलब ब्रेन बॉक्स कहा जाए, न्यूक्लियस को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे तो इन्हीं को हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं, क्योंकि सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक होता है केंद्रक। और केंद्रक जो है जीवों का गुण निर्धारण करता है, जीव किस तरह से जो है मतलब क्रिया करता है वो निर्धारण करता है। वैसे मैं आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। न्यूक्लियस की खोज जो है ल्यूवेनहॉक साल्मन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज जो है, न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज ल्यूवेनहॉक साल्मन ने किया था 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। वहीं 1835 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में बहुत विस्तार से बताया। सही है। इसलिए आप देखिएगा मतलब केंद्रक को जो है केंद्रक के अगर देखा जाए पिता कहा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन को ही मतलब केंद्रक का पिता, केंद्रक का खोज का जो सर्चर का जो मतलब उपाधि दी जाती है वो रॉबर्ट ब्राउन को दिया गया है। और रॉबर्ट ब्राउन को ही मतलब केंद्रक इन्होंने ही देखा, सही खोजा, सही देखा तो ल्यूवेनहॉक साल्मन ने, सही, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने मतलब केंद्रक का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने केंद्रक के बारे में बताया कि केंद्रक है क्या। चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रक जो है वह नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, सही है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, सही है। और उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ भरी रहती है उन आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का कार्य करती है। और जीवों का जो गुण होता है, जो हमारा शरीर बनता है पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर के संरचनाओं को वह मुख्यतः दिखाता है और गुण निर्धारित करके शरीर के जो गठन होते हैं उनको वो बनाता है। और माता पिता के से माता पिता के लक्षणों को संतानों में आगे तक वो ले जाने का कार्य करता है। कौन? केंद्रक। इसलिए उसको ब्रेन बॉक्स हम लोग कहते हैं। सही है। मस्तिष्क का जो है ब्रेन बॉक्स कहलाता है। अगर मैं दिखाऊं तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल था, सेल के अंदर जो ये वाला सेल के अंदर देखिएगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है और ये वाला रचना सेल मेम्ब्रेन रहता है। तो इसी संरचना को मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये सेल मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक जो है अंदर में किस तरह से कार्य करता है। आप देखेंगे ओवरऑल, अब मैं दिखा रहा हूं, देखिए अच्छे से, फिर समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये इस तरह से ये रचनाएं निकली रहती है। ये बाहर वाला भाग, ये देखिएगा इस तरह से बाहर वाला भाग रहता है। ये इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से रचनाएं पाई जाती है। ऐसे इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग देखिएगा यही से रहता है टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस भाग से लगता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस भाग से लगता है और इसी पर देखेंगे बहुत सारे राइबोसोम रहते हैं। ये सब राइबोसोम, सही है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। ये सब पूरी के पूरी तरह से राइबोसोम रहता है। ये वाला रचना ये राइबोसोम है। राइबोसोम पूरी में बता देता हूँ और बना के तब आपको मैं दिखाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। ये पूरा ये राइबोसोम है। राइबोसोम कह दें, राइबोसोम कहें या मान लीजिए और दिक्कत हो पॉलीराइबोसोम कह लें, चूंकि ढेर सारी ये समूह में रहता है इसलिए इसको पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। यहाँ देखेंगे ये वाला भाग जो होता है वो न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर मतलब केंद्रक में ये छिद्र होता है जो किसी पदार्थ के आवाजाही में हेल्प करता है, न्यूक्लियर पोर। और इसमें आप देखेंगे तो जो सबसे बाहरी लेयर रहता है केंद्रक का, जो सबसे बाहरी लेयर रहता है ये वाला, इस लेयर को हम लोग कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला भाग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है और ये वाला भाग देखेंगे तो इन भाग को हम लोग कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, जो
बाहर की तरफ रहे उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो अंदर की तरफ रहे उसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसी के अंदर आप देखेंगे एक पदार्थ भरा हुआ था द्रव के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे कोशिका के अंदर भरा रहता है साइटोप्लाज्म, और ये केंद्रक के अंदर जो संरचना पाई जाती है उनको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस छोटे से भाग में देखेंगे यहाँ पर एक रचना रहती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, हिंदी में कहेंगे केंद्रिका। तो केंद्रिका रहता है, ये बोला केंद्रिका। इसी में आप देखेंगे नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन को मैं जैसे दिखा रहा हूँ, एक देखेंगे बीच में इस तरह से जटिल संरचना बन जाती है, केंद्रक का उलझा हुआ जाल जैसी संरचना रहती है, ये वाला भाग से, जिसको हम लोग कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। ये वाला भाग रहता है, ये वाला, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन ये काफी जटिल, काफी संगणन, काफी सही है, ज्वाइंटेड पोर्शन रहता है, काफी जटिल रहता है संरचना, जिसको हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और यही हेटेरोक्रोमेटिन फिर इस तरह से ये रचना रूप में ऐसे से, मतलब डीएनए के रूप में स्थित रहता है, इस तरह से, इस रूप में ऐसे से रहता है। पर आज देखिएगा, मतलब इस स्टेज को हम लोग क्या देते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन रहता है, यूक्रोमेटिन इस तरह से रचना बन जाती है, ऐसे से फैलकर, फिर से देखिएगा ऐसे से करके आगे की तरफ ये इससे हेटेरोक्रोमेटिन से जुड़ जाती है। तो मतलब अगर आप चाहें तो आप इसको कह सकते हैं, ये इसको आप नाम दे सकते हैं नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन ये रहता है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, इसके अंदर ये बंद रहता है। तो मुख्यतः जो है ये संरचना हेटेरोक्रोमेटिन कहलाती है। ये वाला संरचना जो है हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमोजोम काफी उलझा हुआ रहता है, जटिल क्रोमोजोम रहता है, जिसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। और इसके अंदर जो मतलब ये छोटा छोटा सा देखेंगे नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन रहता है, और ये बीच में ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका रहता है। केंद्रिका का से हम बताते भी कार्य क्या है। और ये बगल में आप देखेंगे तो ये राइबोसोम रहता है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, और फिर बगल से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर से ये राइबोसोम का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर राइबोसोम प्रोटीन के रूप में जब बनता है तो फिर वो बाहर से निकल जाता है, सही है। और न्यूक्लियर पोर का काम रहता है, सही है, सेल के अंदर जो पदार्थ रहता है, जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, तो उन दोनों के बीच जो है मतलब बाहरी और आंतरिक मतलब सप्रेशन को मतलब मेंटेन रखता है, प्रेशर को मेंटेन रखता है, इस तरह से ये समझा जाए। तो ये मुख्यतः देखेंगे केंद्रक का ये जो है पोर्शन रहता है, ये केंद्रक बताया था इन्होंने, ये रॉबर्ट ब्राउन ने इस केंद्रक को इस रूप में लाया और से हम लोग को इसके बीच रखा। तो ये केंद्रक का मुख्यतः से संरचना रहता है, जिसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से रहता है, सही है। फिर से मैं आप छोटी सी बात कहता हूँ कि जैसे कि मैंने ये दिखाया केंद्रक आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको अगर इस तरह से मतलब ये केंद्रक में ऐसे से नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन रहता है, ऐसे से इसी संरचना को अगर मान लीजिए थोड़ा सा और खोल दिया जाए तो ये देखेंगे यही संरचना इस रूप में, ये इस रूप में ऐसे से दिखाई पड़ने लगता है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं ये वाला रचना, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए द्विधागा नुमा से डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर द्विधागानुमा कुंडलित रचना होती है, जो मुख्यतः अगर मान लीजिए इसी को अगर हम लोग कहीं से बीच से काट देंगे तो ये सब रचना जो है ये जीन बन जाती है, ये जीन बन जाती है, ये भी जीन बन जाती है, सही है, ये भी रचना देखेंगे जीन बन जाती है। तो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन क्या करता है, मतलब नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन को अगर हम लोग खींच दें तो द्विधागानुमा कुंडलित संरचना दिखाई पड़ती है, और यह द्विधागानुमा कुंडलित रचना जिसको हम लोग जीन कहते हैं, तो यही डीएनए जो है, यही डीएनए मतलब पैतृक गुणों का निर्धारण करती है संतानों में, सही है। मतलब जो माता पिता में जो कैरेक्टर होता है, माता का और पिता का जो कैरेक्टर होता है, वो दोनों कैरेक्टर को संतानों में ले जाने का कार्य करता है कौन, डीएनए करता है। कौन सा पदार्थ, डीएनए रहता कहाँ से, कोई पूछे डीएनए रहता कहाँ, तो डीएनए क्रोमोजोम पर अवस्थित होता है, सही है। डीएनए जो है वो क्रोमोजोम का एक मुख्य भाग है, सही है, और क्रोमोजोम पर रासायनिक पदार्थ के रूप में ये रहता है, स्थित रहता है, सही है। वैसे मैं ये स्थित रहता है क्रोमोजोम, और ये डीएनए जो है मतलब डीएनए को जब तोड़ा जाता है तो जीन बन जाता है, और जीन को से मतलब जीन जो है यह एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है, जैसा कि मेंडल ने बताया था, सही जीन के कारण ही जो जीवों में गुण निर्धारित होता है, और वो जीव जो है फिर अपने तरह से अनुक्रिया करते हैं। पहले से केंद्रक को आपको देखना हो, मतलब क्रोमोजोम को और डिटेल से देखना हो, सही है, तो क्रोमोजोम सबसे ज़्यादा आप अगर मान लें इंटरफेज अवस्था में एक दिखाता हूँ,
मतलब अंतरावस्था, सेल कोशिका की विभाजन की एक अवस्था होती है जिनको हम लोग कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज अवस्था में आप क्रोमोजोम को अच्छे से देख सकते हैं, सही है, क्योंकि वो रास्टिक स्टेज रहता है, उसमें क्रोमोजोम का अध्ययन करना आसान होता है, सही है। और अगर मैं दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप की बात करूँ ये, अगर दूसरे स्टेप में जाएंगे तो दूसरे स्टेप में देखेंगे बहुत सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती रहती है केंद्रक के अंदर, और वह मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के पश्चात से जब आप केंद्रक का अध्ययन करते हैं तो आसानी से आप क्रोमोजोम को यहाँ भी देख सकते हैं, सही है। आप यहाँ भी क्रोमोजोम का अध्ययन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं कि क्रोमोजोम किस तरह से देखा जाता है। तो इंटरफेज में और मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा हो तो इस कंडीशन में आप केंद्रक का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डीएनए जो है कि डीएनए जो है वो केंद्रक में अवस्थित रहता है, और केंद्रक में मतलब एक मुख्य पोर्शन है, जो मुख्य पोर्शन है जो ये केंद्रक जो है, यही केंद्रक जब कोई जीव प्रजनन करता है, जब प्रजनन करता है, जब अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो मतलब केंद्रक जो है, माता का केंद्रक और एक पिता का केंद्रक, दोनों का दोनों केंद्रक जब मिलता है तब एक सही है जायगोट, एक पोर्शन, एक जायगोट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं युग्मनज। युग्मनज को बनाने का कार्य करता है ये डीएनए, और पैतृक गुणों के वाहक के रूप में से ये अगले पीढ़ी में संतानों के पास लक्षणों को ले जाता है, माता पिता के लक्षणों को संतानों में स्थानांतरित करने का ये कार्य करता है। ये डीएनए के अंदर जो विद्यमान केंद्रक के अंदर जो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन रहता, जो क्रोमोजोम रहता, उसका ये कार्य होता है। आइए मित्रों, मैं ये दिखाया फिर से, इन संरचनाओं को आप ध्यान रखेंगे तो और अच्छा काम देगा। लेकिन सही है, मैं आगे बढ़ता हूँ, सही है, आगे बताता हूँ कि आगे क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सही है, केंद्रक के क्या कार्य हैं, केंद्रक कैसे कार्य करता है। यह देखेंगे कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में ये भाग लेता है। कोशिका की रक्षा करता है, केंद्रक के कारण ही कोशिका रक्षित रहती है, सही है, और कोशिका विभाजन में यह भाग लेता है। केंद्रक अगर अब्सेंट रहे, केंद्रक अगर अनुपस्थित रहे तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं होगी, सही है, क्योंकि कोशिका विभाजन में नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोजोम का जाल चाहिए। जो क्रोमोजोम अगर नहीं रहेगा तो चाहेंगे आपकी कोशिका विभाजन हो जाए, केंद्रक दो पार्ट में टूट जाए, तो केंद्रक टूटना संभव नहीं होता। तो केंद्रक को मतलब तोड़ने में, केंद्रक को से विभाजन करने में, केंद्रक को विभाजन करने में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा योगदान रहता है, सही है। तो केंद्रक के एब्सेंट में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो पाएगी। वही अगर मैं दूसरी बात करूं तो केंद्रक डीएनए का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रक डीएनए का एक महत्वपूर्ण भाग है, स्वाभाविक बात है। माता पिता के आनुवंशिक गुणों को ये बनाए रखती है। केंद्रक जो है मतलब माता पिता के आनुवंशिक गुणों को बनाए रखती है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्रोमोजोम होता है, और ये क्रोमोजोम माता पिता में संतानों के द्वारा, माता पिता के द्वारा संतानों में जो है स्थानांतरित हो जाती है, तो जिसके कारण जो है आनुवंशिक गुण के रूप में ये बनाए रखती है, सही है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बढ़ाने का काम करती है। तो ये मतलब डीएनए महत्वपूर्ण अदा रोल क्या इसमें दिखा जाए। अगर तीसरा अगर मैं बात करूं, सही है, तो तीसरा भी महत्वपूर्ण फंक्शन है ये, यह प्रोटीन संश्लेषण में, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक कोशिकीय आरएनए का तैयार करता है, सही है। कोशिकीय आरएनए से राइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो है संश्लेषण भी केंद्रक करता है, जिससे क्या होता है मतलब प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो है वो चालू रहती है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट रहती है, बनती रहती है। चौथा देखा जाए लास्टली फंक्शन, तो केंद्रक द्वारा कोशिका द्रव की क्रियाओं का भी नियंत्रण किया जाता है। कोशिका द्रव के अंदर जो क्रियाएं होती रहती है केंद्रक के अंदर से, तो उन क्रियाओं का भी नियंत्रण जो है केंद्रक कर लेती है, सही है, और कोशिका द्रव्य क्रियाओं का नियंत्रण करने में भी केंद्रक बहुत बड़ा योगदान देता है, सही है। मैंने ये बताया न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है, वैसे मैं एक और कार्य आपको बताता हूँ, सही है, मैंने ये लिखा है पहले से ही, सही है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका का कार्य क्या होता है, समझिएगा केंद्रिका का कार्य क्या होता है, सही है। तो केंद्रिका का कार्य आप देखेंगे तो आरएनए का संश्लेषण करता है, सही है, केंद्रक में, सही है, केंद्रिका में आरएनए बनने का संश्लेषण होता है, मतलब केंद्रिका जो है न्यूक्लियोलस, जिस तरह से ये सेल था इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था ये आरआरएनए को बनाता, सही है, आरआरएनए को बनाता, सही है, और आरआरएनए को बना के आरआरएनए को बनाकर सही है प्रोटीन के संश्लेषण में जो है मुख्य भूमिका निभाता। तो पहले देखा जाए तो आरएनए का संश्लेषण ये करता है, आरएनए संश्लेषण में, सही है, आरएनए को बनाता है, इसमें केंद्रिका के अंदर से आरआरएनए बनता है और प्रोटीन बनने के लिए फिर आरआरएनए का संश्लेषण करता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये दूसरी बात जो होती है प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन संश्लेषण फिर अगले स्टेप में होगा ही। तो प्रोटीन संश्लेषण में देखेंगे केंद्रिका में ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, केंद्रिका में प्रोटीन का संश्लेषण कर लिया, और कुछ वैज्ञानिक ने देखेंगे प्रोटीन का संश्लेषण किया, कुछ वैज्ञानिक ये चीज नहीं मानते, कहते हैं कि यार प्रोटीन संश्लेषण का जो है, प्रोटीन संश्लेषण की इकाई केंद्रिका नहीं होती है, बल्कि कोशिका द्रव में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सही है।
वैसे मैं भी मानता हूँ कि कोशिका द्रव्य में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, चूंकि यहाँ से आरएनए बाहर निकलता, सही है, और ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए को मैसेज आता है, सही है, कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए, तो विद इन हेल्प ऑफ कोडोन से, कोडोन के हेल्प से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक में, और मैं भी खास करके ये मैं भी आजकल के जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उन कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं भी मानता हूँ कि जो प्रोटीन बनने का जो संश्लेषण का जो स्थान होता है वह मुख्यतः कोशिका द्रव्य ही होता है, और कोशिका द्रव्य में ही जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये भी जानकारी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रचना से राइबोसोम का निर्माण जो है वो राइबोसोम भी जो है केंद्रक का ही निर्माण करता, केंद्रिका का ही निर्माण करता है, सही है। मतलब इसी प्रकार राइबोसोम का भी निर्माण होता है। केंद्रिका जो है न्यूक्लियोलस के कारण जो है राइबोसोम का निर्माण होता है, और राइबोसोम बनकर से फिर से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। आशा करता हूँ मित्रों से कि मैं अभी पूरी जानकारी दी आपको केंद्रक के बारे में बताया सही है कि केंद्रक हमारा किस तरह से कार्य करता है। सेम जिस तरह से मान लीजिए एनिमल सेल में है उसी तरह आप प्लांट सेल में भी इसको आप देख सकते हैं, सही है। यह मुख्यतः देखेंगे तो आप गोलाकार या अंडाकार संरचना में रहता है, सही है, और कोशिका के मध्य भाग में स्थित रहता है, सही है। चाहे वो मान लीजिए प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उनके मध्य भाग में यह स्थित रहता है। और केंद्रक मतलब अनुवांशिक पदार्थ को हमेशा माता पिता के लक्षणों को संतानों में आगे तक ले जाने का काम करता, सही है। और यह मतलब देखिए अगर केंद्रक न रहता, सही है, तो केंद्रक अगर नहीं रहता तो कोशिका जो है ये काम करना, मतलब देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में आपको मैंने दिखाया है कि केंद्रक के अंदर जो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन रहते हैं या डीएनए को रखता है, डीएनए एक रासायनिक पदार्थ के रूप में इसके अंदर रहता है, सही। तो जो फॉरेंसिक लैब वाले होते हैं, जो फॉरेंसिक लैब में काम करते हैं, वो व्यक्ति जो है मतलब इसके डीएनए को टेस्ट कर लेता, सही है। तो मैत्रिक जहाँ पर मान लीजिए माता पिता, संदिग्ध माता पिता की जानकारी को इकट्ठा कर लेता तो ये डीएनए बता देता है। फॉरेंसिक लैब में आप देखेंगे सही है, जो मान लीजिए संतान कोई दंपति ऐसे हो तो जो कहते हैं कि ये संतान मेरी नहीं है, सही है, संतान किसी और का, तो उनके केसेस में जो है या डीएनए को जो है आप देखकर आप पता लगा सकते हैं, सही है, कि ये किनका संतान है, सही है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए, सही है, तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देता है केंद्रक, और इसी केंद्रक के द्वारा जो है जीवों का निर्धारण हम लोग करते रहते हैं, सही है। आशा करता हूं मित्रों कि आप केंद्रक के बारे में आज अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे कि केंद्रक क्या है, केंद्रक किस तरह से डीएनए को ढोता है और किस तरह से ये जो है काम करता है, ले जाता है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सही है। अच्छा लगा होगा लाइक करें, सही है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। वैसे कोई बंदे अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सही है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके, आप इसको देख सकें, सही है। अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सही है, और अच्छा लगे तो उससे अपने दोस्तों को शेयर भी करें, सही है, और हमें मोटिवेट करते रहें, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस देखने के लिए। फिर से मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।